Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 10th history chapter 3 and the name of the chapter is nationalism in India. So let's proceed with this chapter. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से नेशनलिज्म का राइज हुआ इंडिया में और उसके बाद क्या क्या मूवमेंट हुए और फिर हमें फाइनली कैसे इंडिपेंडेंस मिला। तो आपने नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ था यूरोप में, किस तरह से नेशन स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी यूरोप में, इसे आपने पहले ही इस बुक के चैप्टर 1 में डिस्कस कर लिया है। तो वही आपकी इंडिया में कैसे राइज हुआ उसे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो देखो, नेशनलिज्म के राइज के लिए आपको जरूरी है कि आप में एक आइडेंटिटी हो कि हाँ, मैं इस देश का हूँ, यानी कि मैं इंडियन हूँ और मैं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो कि मैं इस देश को बिलोंग करता हूँ, ये जमीन मेरी है, ये धरती मेरी है। और साथ में कुछ नए सिंबल्स, नए नेशनल सॉन्ग्स, नया आइडेंटिटी होना चाहिए और तब एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू नेशनलिज्म का राइज होता है किसी भी कंट्री में, चाहे वो इंडिया हो, वियतनाम हो या दूसरे छोटे छोटे कॉलोनियल कंट्रीज थे जिनके घरों में, जिनके देशों में ये मॉडर्न नेशनलिज्म का राइज कॉलोनियल पीरियड में हुआ था। जब वो कॉलोनियल पीरियड्स के समय, जब जैसे ब्रिटिश हमारे कंट्री में रूल कर रहे थे, वैसे ही वेरियस यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज रूल कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनियल्स कंट्री में। तो उनके अपोजिशन में, उन रूल्स के अपोजिशन में, उन एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में कई मूवमेंट्स इन कॉलोनियल कंट्रीज ने किया और उस मूवमेंट में ही इनके नेशनलिज्म का राइज हुआ। यानी किस तरह से वहाँ नेशनलिज्म राइज हुआ, इसको स्टडी करने के लिए हमें इन कंट्रीज के नेशनल मूवमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखो, नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है कि अपने कंट्री से प्यार करना और अपने कंट्री पे गर्व महसूस करना। तो इंडिया में ये कैसे आया? इंडिया में आया था ये ब्रिटिश पीरियड के समय, जब हमने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होता है? जब हम कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट, जैसे जो ब्रिटिश हम पे रूल करती थी, हम पर कंट्रोल करती थी, उनके अगेंस्ट यूनाइट हो करके, इकट्ठा हो करके, पूरी कम्युनिटी को मिला करके एक साथ कंट्री में उनके एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जब हमने मूवमेंट किया ताकि हमें उनसे फ्रीडम मिल सके, तब हमारे कंट्री में नेशनलिज्म का राइज हुआ। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वो मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ और डिफरेंट कम्युनिटी का उस मूवमेंट में क्या रोल रहा और किस तरह से ये मूवमेंट्स आपको फाइनली फ्रीडम तक ले जाता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में देखो, हम पुराने जो मूवमेंट्स है उसको नहीं डिस्कस करेंगे, जो सारे मूवमेंट्स आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुए हैं ना, उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो मूवमेंट्स हुए थे वो आपने ऑलरेडी छोटे क्लासेस में पढ़ रखे हैं। तो इसको हम बेसिकली कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से जो होने वाले मूवमेंट्स हैं उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, ब्रिटिश ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था और ये जीती भी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये जीतने वाले ग्रुप में थी। तो इस जब वॉर में देखो, कोई जीतता है या कोई हारता है, इफेक्ट इकोनॉमिकली बैड इफेक्ट दोनों ही तरफ पड़ता है। जीतने वाली कंट्री का भी थोड़ा इकोनॉमी हिलता है और हारने वाली कंट्री का तो हिलता ही है। ठीक है, तो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और लंबे समय तक ये कंटिन्यू रहा, तो इससे ना केवल ब्रिटिश अफेक्ट हुए बल्कि इंडियंस भी अफेक्ट हुई। हालांकि इंडियंस ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था वॉर पे, मगर उन्होंने ब्रिटिश के तरफ से लड़ा था। ब्रिटिश ने हमारी आर्मी को यूज किया था, हमारे रिसोर्स को यूज किया था अपने वॉर में, तो इसलिए इसका इफेक्ट इंडिया में भी बहुत हुआ था। डिफेंस एक्सपेंडिचर इंडिया में बढ़ गई थी और काफ़ी टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दिए गए थे, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे और वेरियस गुड्स के जो दाम थे ना वो काफ़ी बढ़ गया था और काफ़ी पब्लिक परेशान हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इसके अलावा क्या होता था, इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको आर्मी चाहिए था और ये आर्मी वो इंडिया से ले जा रहे थे, तो फोर्सफुली सबको रिक्रूट करते थे आर्मी में, फोर्सफुली सबको डालते थे आर्मी में। इससे भी लोग काफ़ी परेशान थे और उसी समय क्या होता है, हमारे इंडिया का क्रॉप फेल हो जाता है, एक एपिडेमिक प्लेग फैल जाता है हमारे कंट्री में और इसकी वजह से काफ़ी डेथ होते हैं इंडिया में उस समय। 1921 के सेंसस के हिसाब से, उस समय के डेटा के हिसाब से 12 से 13 मिलियन पीपुल इस समय जब एपिडेमिक आता है और क्रॉप फेलियर हो जाता है तो ये अपने लाइफ को खो देते हैं इस समय में। ठीक है, तो इस समय इतना बुरा दौर चल रहा होता है हमारे कंट्री में।
ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये सब चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। लोगों ने सोचा कि ठीक है वार खत्म होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर इसके खत्म होने के बाद भी, वार के खत्म होने के बाद भी जब कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, उसी समय हमारे नए हीरो गांधी जी पिक्चर में आते हैं और वो नेशनल मूवमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो जो गांधी जी थे वो एक नए हीरो थे हमारे नेशनल मूवमेंट के, और उन्होंने एक नया आइडिया सत्याग्रह इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने। प्रोटेस्ट करने का एक नया तरीका उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हम एक मास एजिटेशन, यानी सब लोग मिल करके, सारी जो इंडियंस हैं वो मिल करके ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ सकते हैं सिर्फ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस से, यानी सत्य और अहिंसा से। और उनका ये मानना था कि कोई फिजिकल फोर्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना फिजिकल फोर्स यूज किए बिना भी हम सच्चाई के मार्ग में चल करके अहिंसा का पालन करते हुए भी कोई भी बैटल जीत सकते हैं। तो ये जो आपके गांधी जी थे ये रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी वो अपने सत्याग्रह मूवमेंट्स को चला चुके थे, और उनको मालूम था कि किस तरह से इस मूवमेंट को चलाया जा सकता है और किस तरह से लोगों को इकट्ठा करके लड़ा जा सकता है। तो वो इंडिया जब आए हैं 1915 में, तो उन्होंने 3 जगहों पर सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया इंडिया में। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने छोटा छोटा 3 सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में किया। जैसे 1916 में उन्होंने बिहार में एक चंपारण मूवमेंट किया, जिसमें उन्होंने जो प्लांटेशन लेबर थे ना, जो उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब रहती थी, उनको अपने प्लांटेशन एरिया को छोड़ के जाने नहीं दिया जाता था और उन्हें कम पैसा दिया जाता था। तो इनके हक में इन्होंने लड़ाई की है। तो बिहार में उन्होंने चंपारण मूवमेंट इन प्लांटेशन वर्कर के हक में लड़ा है। फिर 1917 में इन्होंने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक और छोटा सा फार्मर के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन के को रोकने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि इस साल रेवेन्यू कलेक्शन ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का क्रॉप फेलियर की वजह से और प्लेग एपिडेमिक के कारण काफ़ी बुरा हाल है, तो इस साल रेवेन्यू कलेक्शन ना किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में एक मूवमेंट किया था फार्मर के लिए। फिर 1918 में इन्होंने अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक की थी। अहमदाबाद में किया था इन्होंने, और इन्होंने कॉटन मिल में इसको स्ट्राइक किया था वर्कर्स के डिमांड के लिए। तो इस तरह के 3 छोटे छोटे मूवमेंट 1916 में, 1917 में और 1918 में गांधी जी करते हैं इन लोगों के लिए, छोटे छोटे मतलब कि फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, और अपना सत्याग्रह मूवमेंट से ब्रिटिश के छोटे छोटे इनजस्टिस के अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, इसके बाद इनको लगता है कि ये छोटे छोटे मूवमेंट से ब्रिटिश का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो क्यों ना कोई बड़ा सा मूवमेंट किया जाए। तो वो बड़ा सा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था। इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था। हालांकि सारे इंडियन मेंबर्स ने इसका अपोज किया था, मगर उनको ना सुनते हुए भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस लॉ को पास कर दिया था। तो ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट पावर देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो जो छोटी छोटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं देश में, हमारे देश में, जैसे छोटे छोटे पॉलिटिकल एक्टिविटीज के थ्रू लोग उठ रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, उसको दबाया जा सके, उसको पूरी तरह से सप्रेस किया जा सके। इसलिए ये रॉलेट एक्ट एक्चुअली पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो ये एक्ट कहता है कि आप किसी को भी जेल में डाल सकते हो, भले आपके पास सबूत हो या सबूत ना हो। आपको अगर डाउट है, यानी पुलिस को और गवर्नमेंट को अगर डाउट है, तो किसी को भी जेल में डाल सकते थे 2 साल के लिए वो। ठीक है, तो इस तरह का ये एक्ट परमिशन देता था गवर्नमेंट और पुलिस को। तो इससे क्या होता था, किसी भी पब्लिक के लिए टेंशन हो जाता था कि अगर सिर्फ पब्लिक मतलब पुलिस को डाउट भी हो जाएगा तो वो उनको जेल में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं और उसको कहा जाता है रॉलेट सत्याग्रह। तो 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ये सत्याग्रह स्ट्राइक के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद काफ़ी रैलीज, काफ़ी स्ट्राइक वर्कर्स लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, और इतना ज़्यादा रैलीज एंड प्रोसेसन एंड डेमोन्स्ट्रेशन होने लगता है कि फाइनली इसको सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस कर देता है उस रीजन में। तो मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ ये होता है कि देखो आप जब अगर पुलिस कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है ना, तो आर्मी आ जाती है उस एरिया में और आर्मी उस एरिया को कंट्रोल करने लगती है। तो इसी तरह का मार्शल लॉ उस रीजन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ताकि रॉलेट सत्याग्रह को सप्रेस करा जा सके।
तो ये आपका कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर में रॉलेट सत्याग्रह को सप्रेस करने के लिए मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस हो जाता है। मगर क्या होता है, उसी समय कुछ बैसाखी का समय आता है। तो उस समय क्या होता है, बैसाखी में पार्टिसिपेट करने के लिए अमृतसर में बहुत सारे लोग गैदर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं था कि सब पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। बहुत सारे लोग क्या था, बैसाखी के मेला को देखने आए हुए थे। ठीक है, तो वो देखने के लिए आए हुए थे। उनको एक्चुअली इस रीजन में मार्शल लॉ लग गया है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्योंकि देखो इस समय तो क्या होता है, न्यूज कुछ भी आता है तुरंत नेट से, टीवी से, न्यूज़पेपर से फैल जाता था, फैल जाता है। मगर उस समय इतनी ज्यादा ये सारी मास मीडिया काम नहीं करती थी। तो लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं था कि इस रीजन में मार्शल लॉ लगा हुआ है और हमें इस जगह पे नहीं आना है। तो इसीलिए वो बस बैसाखी का मेला अटेंड करने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचे हुए थे। तो उस समय क्या था, जनरल डायर को जब पता चलता है कि ये इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए अमृतसर में, तो वो अपने लोगों के साथ आ जाता है और वो जलियांवाले बाग में जहाँ पे ये लोग गैदर हुए थे ना, उसका एंट्री और एग्जिट यानी आने और जाने दोनों का रास्ता बंद कर देता है और उन पे फायरिंग करने लगता है बिना उन्हें कोई वार्निंग दिए हुए। तो जब इस तरह से होता है एक्चुअली, तो लोग एकदम से घबरा जाते हैं और इसमें काफी लोगों की जान चली जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेजिडी है। और इस ट्रेजिडी को करने का रीजन क्या था, ये जनरल डायर और ब्रिटिश क्या चाहते थे कि लोगों के अंदर इतना खौफ पैदा किया जाए कि ये दोबारा सत्याग्रह जैसा मूवमेंट करने की कोशिश ना करे। तो जब इतने सारे मासूम लोगों का डेथ हो जाता है तो पब्लिक बहुत गुस्सा हो जाती है। वो पब्लिक ऑफिसर्स पे, ब्रिटिश ऑफिसर्स पे, ब्रिटिश ऑफिसर्स पे, गवर्नमेंट पे अटैक करना शुरू कर देती है। तो इनका अटैक देख करके ब्रिटिश भी चुप नहीं रहती और ब्रिटिश भी पूरे एंगर के साथ वो उन लोगों को मारती है, उन लोगों पे फायर करती है। कई विलेज को तो वो बॉम्ब से ब्लास्ट भी कर देती है। ठीक है, तो वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गांधी जी वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे क्योंकि वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। ठीक है, तो अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी। तो जब ये वायलेंस बढ़ने लगता है तो गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर देते हैं। तो ये जो रॉलेट सत्याग्रह है ना, एक्चुअली सिटीज एंड टाउन्स में ही लिमिट रह गया। घर मतलब कि जो भारत के गांव-गांव तक ये मूवमेंट फैल नहीं पाया था। ठीक है, तो अब गांधी जी क्या सोचते हैं कि कोई ऐसा मूवमेंट किया जाए जो ये पूरे देश को कंबाइन करके किया जाए, हिंदू भी उसमें शामिल हो और मुस्लिम भी उसमें शामिल हो और पूरे देश भर का एक मूवमेंट हो जो ब्रिटिश के खिलाफ एक साथ उठे। तो ये रॉलेट सत्याग्रह के बाद गांधी जी सोचते हैं कि नया मूवमेंट स्टार्ट किया जाए जिसमें हिंदू मुस्लिम मिल करके गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाए। तभी उनको खिलाफत इशू मिलता है और वो सोचते हैं कि खिलाफत इशू में एक मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। तो खिलाफत इशू क्या होता है एक्चुअली, तो देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने पार्टिसिपेट किया था, वो जीतने वाले ग्रुप में थी। ठीक है, तो हारने वाले ग्रुप में ना ऑटोमन एम्पायर था, बहुत सारे लोग थे, उसमें एक ऑटोमन एम्पायर भी था हारने वाले ग्रुप में। तो जब ऑटोमन एम्पायर हार गया ब्रिटिश से, तो उनके ऊपर बहुत ही हार्श ट्रीटी डाली गई, उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, उनके पावर्स को छीन लिया गया, उस ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया, उनके रिसोर्सेज को ले लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से कई हार्श ट्रीटी उस ऑटोमन एम्पायर पे लगाए गए थे और ये र्यूमर पूरे मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गया था। तो जो ऑटोमन एम्पायर था ना, जो उसका एम्पायर हुआ करता था उस समय, जो तुर्की का राजा हुआ करता था उस समय, वो एक्चुअली मुस्लिम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था क्योंकि वो उसको अपना स्पिरिचुअल हेड खलीफा माना करते थे। ठीक है, तो जब उनके स्पिरिचुअल हेड, उनके रिलीजियस गुरु के साथ इस तरह से बुरा हो रहा था, तो जो मुस्लिम्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको बहुत बुरा लगता है और वो इस इशू को उठाने लगते हैं और अपने खलीफा के पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए वो खलीफा कमिटीज जगह जगह वर्ल्ड में फॉर्म होने लगता है। वैसा ही एक खलीफा कमिटी आपके बॉम्बे यानी इंडिया में भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म करने वाले लोग दो मुस्लिम ब्रदर्स होते हैं, इनको अली ब्रदर्स भी कहते हैं। ये थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, तो ये लोग गांधी जी से बात करते हैं कि वो लोग अपना खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और वो गांधी जी से ज्वाइन करने के लिए अपना इस मूवमेंट में गांधी जी और कांग्रेस का सपोर्ट पाने के लिए गांधी जी से बात करते हैं। तो गांधी जी को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे हम हिंदू और मुस्लिम को एक कर सकते हैं। तो गांधी जी अपने कांग्रेस को कलकत्ता सेशन में मनाने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस को कहते हैं कि हमें भी
इस खिलाफत मूवमेंट के साथ जो आपके मुस्लिम ब्रदर्स ने स्टार्ट की हैं, उस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए इस खिलाफत को और स्वराज के लिए और खिलाफत के इशू के लिए, दोनों के लिए हमें भी एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, और वो मूवमेंट होना चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों होना चाहिए? गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन क्यों वर्ड यूज किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों बोला कि स्टार्ट किया जाए? तो गांधी जी का ये मानना था, उन्होंने अपनी एक बुक हिंद स्वराज में लिख रखी है जो 1909 में आई थी। तो उसमें उन्होंने लिख रखी थी कि ये जो ब्रिटिश है ना, वो हम पर इसलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ हिंदुस्तानी उनके साथ कॉपरेशन कर रहे हैं, और जिस दिन ये लोग अपना कॉपरेशन हटा लेंगे, ये हिंदुस्तानी जो इनको कॉपरेट कर रहे हैं रूल करने में, ठीक है, ये अभी रूल करने का पावर इनको मिला कुछ इंडियंस के कॉपरेशन के कारण, और वो अपना रूल कंटिन्यू कर पा रहे हैं कुछ इंडियंस के कॉपरेशन के कारण। तो ये जब इंडियंस पूरे के पूरे इंडियंस अपना कॉपरेशन ब्रिटिश के साथ हटा देंगी ना, तो ये एक साल भी हमारे कंट्री को रूल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये वर्ड नॉन कॉपरेशन यूज किया, और इसीलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, तो जो कांग्रेस थी, जब इनके पास ये आइडिया रखा गया कि चलो हम भी खिलाफत को सपोर्ट किया जाए और स्वराज के लिए एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया जाए नॉन कॉपरेशन का, तो कांग्रेस पहले इसको पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि कांग्रेस उस समय काउंसिल इलेक्शन जो 1920 में होने वाला होता है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है। उनका मन था कि काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके थोड़ा सा पॉलिटिकल पावर एक्वायर करके ले करके ब्रिटिश के साथ एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए और अपने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जाए। तो ये अपना पार्टिसिपेट करना चाहती थी काउंसिल इलेक्शन में। साथ ही उनको लग रहा था कि अगर ये मूवमेंट होगा तो काफी वायलेंस होगा कंट्री में, तो इसलिए वो इस मूवमेंट के पहले तो खिलाफ थी। मगर फाइनली वो नागपुर सेशन में 1920 में जो नागपुर सेशन होता है कांग्रेस का, उसमें वो डिसाइड कर लेती है कि ठीक है, हम भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे और खिलाफत मूवमेंट के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा और ब्रिटिश को एक साथ अपोज किया जाएगा। तो 1921 में आपका ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए। तो इसमें कौन कौन से लोग क्या क्या रोल प्ले करते हैं उसको हम एक एक करके एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मिडिल क्लास। तो थाउजेंड्स ऑफ मिडिल क्लास के बच्चे, सारे लोग स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेजेस छोड़ देते हैं, टीचर्स अपने जॉब छोड़ देते हैं, प्रोफेसर्स अपने जॉब छोड़ देते हैं, लॉयर्स अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं। तो ये सब लोग छोड़ करके बाइकआउट करने लगते हैं ब्रिटिश के गुड्स, स्पेशली ब्रिटिश के जो क्लोथ्स होते हैं ना, टेक्सटाइल, उसको काफी ज्यादा बॉयकॉट करने लगते हैं। और उसके बाद वो क्या करने लगते हैं कि जो काउंसिल इलेक्शन होने वाला था उसको भी बॉयकॉट करने लगते हैं। सिर्फ आपका मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी वो ही पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में, क्योंकि उसको थोड़ा, वो एक नॉन ब्राह्मण पार्टी होती है और उसको ये लगता है कि मैं अगर इस नॉन ब्राह्मण पार्टी हूँ, अगर इलेक्शन के थ्रू मुझे पावर मिलता है तो मैं अपने नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी का सुधार कर सकता हूँ, ये सोच करके वो पार्टिसिपेट नहीं करती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो तरह तरह से ये लोग पार्टिसिपेट करने लगते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, मिडिल क्लास। तो जैसे कि फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करना, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना, लिकर शॉप जो मतलब शराब का जो शॉप था उसको, उसके रास्ते को ब्लॉक कर देना, तो लिकर शॉप पिकेटिंग। तो इस तरह के एक्ट के थ्रू वो अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। तो इतना ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन रहता है ना मिडिल क्लास का, कि इकोनॉमिक फ्रंट में ब्रिटिश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो ब्रिटिश का जो टेक्सटाइल हुआ करता था, जो इंडिया में बहुत बिकता था, उसका सेल हाफ से भी कम हो जाता है। ठीक है, हाफ हो जाता है, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, और खादी क्लोथ जो इंडिया में प्रोड्यूस किया होता था, जो जिसका गांधी जी प्रचार किया करते थे चरखा चला चला करके, उस खादी क्लोथ्स का डिमांड बढ़ जाता है। तो उनके क्लोथ्स का डिमांड ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है और खादी क्लोथ्स का डिमांड आपका बढ़ जाता है, और इकोनॉमिकल फ्रंट में आपके ब्रिटिश का बहुत ही नुकसान होता है। मगर देखो, ये मूवमेंट में आपकी मिडिल क्लास ज़्यादा दिन तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि मिडिल क्लास के पास बहुत ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है, और खादी क्लोथ एक्चुअली एक्सपेंसिव हुआ करती थी, कॉस्टली हुआ करती थी, और जो दूसरे जो ब्रिटिश के क्लोथ्स होते थे ना, वो सस्ते होते थे। तो पुअर होने के कारण वो लंबे समय तक आप मतलब कि महंगे क्लोथ को अफोर्ड नहीं कर पाए। साथ ही जो ये बच्चे छोड़ रखे थे स्कूल, और टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने, लॉयर्स ने अपने अपने जॉब छोड़ रखे थे,
जॉब छोड़ करके वो कितने दिन सर्वाइव करते। उनके पास कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं था जहाँ पे वो जा करके दूसरा जॉब कर सके। तो फाइनली उनको अपने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में एक्चुअली लौटना पड़ता है और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लंबे समय तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अब हम देखेंगे कि पेशेंट्स जो फार्मर्स होते हैं ना, पीजेंट्स, वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स में। तो पीजेंट्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअली इनके लिए एक्चुअली कोई भी मूवमेंट ना ब्रिटिश के अगेंस्ट कम और तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट ज़्यादा था, क्योंकि इनको हेवी टैक्सेस देनी पड़ती थी, इनके प्रॉब्लम्स ही अलग थे, तो इनके डिमांड्स भी अलग थे, तो इनको तो अलग ही तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। इनको पॉलिटिक्स की एक्चुअली ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती थी और इनको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था ज़्यादा, तो इनको समझ में भी नहीं आता था इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कि कौन हमें पॉलिटिकली रूल कर रहा है। इनके लिए क्या था, इनके लिए कोई भी मूवमेंट क्या होता था कि टैक्स इतना ज़्यादा देना पड़ता है, इसके अगेंस्ट मूवमेंट करो। ठीक है, तो ये क्या चाहते थे कि रेवेन्यू को कम किया जाए और आपका जो बेगारी सिस्टम चलता है, जो मतलब कि फोर्सफुली लेबर लिया जाता है फ्री में इन लोगों को फोर्स करके, उसको बंद किया जाए। और ये जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं ना, जो बिल्कुल एक्सप्लॉइटेशन करते हैं आपके फार्मर्स का, उनको बॉयकॉट किया जाए। तो इस तरह से वो मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं इस एम के साथ। ठीक है, तो उनका जो मूवमेंट का तरीका था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। उनका जैसे उनका क्या मूवमेंट चलता था, नाई धोबी बंद मूवमेंट। तो नाई धोबी बंद मतलब नाई का काम और धोबी का काम हम नहीं देंगे, लैंडलॉर्ड्स को हम इस तरह के काम नहीं देंगे। तो वो बार्बर की सर्विस देने के लिए, वॉशरमैन की सर्विस देने के लिए मना कर देते थे लैंडलॉर्ड्स को। ठीक है, तो ये मूवमेंट जब आगे बढ़ता है ना, तो ये इनफैक्ट कई तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के ऊपर अटैक भी कर देते हैं, उनको मार भी देते हैं, कई मार्केट्स को लूट लेते हैं। तो इस तरह से वो अपना मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। तो इन्हीं के एक लीडर होते हैं बाबा रामचंद्र, जो कि 1920 में बाबा रामचंद्र और नेहरू जी मिल करके अवध किसान सभा, क्योंकि ये अवध के होते हैं, तो अवध किसान सभा का फॉर्मेशन करते हैं फार्मर्स के साथ। ठीक है, तो ये जो बाबा रामचंद्र थे, ये भी एक तरह से फोर्स लेबर का शिकार रह चुके थे। तो इन्हें मालूम था कि उनका दुख क्या है, तो इसलिए ये उनकी तरफ से उनके इनजस्टिस के लिए अगेंस्ट में मूवमेंट कर रहे थे। तो नेहरू जी भी इनको ज्वाइन करते हैं और दोनों मिलकर के अवध किसान सभा का फॉर्मेशन करते हैं इनके राइट्स के लिए लड़ने के लिए। साथ ही उसी समय एक बरडोली मूवमेंट भी चलता है फार्मर का, जिसको वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे होते हैं। ये भी एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट होता है और ये बरडोली एक तालुका होता है गुजरात का, वहां पे स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके फार्मर भी इस मूवमेंट में ज्वाइन होते हैं, मगर उनका डिमांड्स और उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनके मूवमेंट का तरीका, मेथड बिल्कुल अलग तरीके से वो लड़ते हैं और इस तरह से वो भी अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। अब हम देखेंगे कि ट्राइबल पीपल किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ ट्राइबल पीपल क्या होते हैं, वो आदिवासी होते हैं जो कि जंगल में डिपेंड होते हैं, जंगल में ही उनका घर होता है, जंगल से ही उनको अपने सारे सामान मिला करते थे, उनका फूड भी उनको जंगल से मिलता था, वो रहते भी जंगल में थे। तो जंगल में रहते थे और अभी ब्रिटिश ने क्या किया था, फॉरेस्ट पॉलिसी के थ्रू इन सबको जंगल से निकाल दिया था। तो फॉरेस्ट पॉलिसी के थ्रू इनकी लाइफ काफ़ी अफेक्ट हो गई थी। अब ये अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए जंगल में नहीं ले जा सकते थे। ये जंगल से कोई फ्रूट्स नहीं ले सकते थे, कोई लकड़ी या फ्यूल्स के लिए मटेरियल नहीं ले सकते थे। ये फॉरेस्ट में बिल्कुल, मतलब फॉरेस्ट इनके लिए बिल्कुल बंद था, वो फॉरेस्ट में घुस नहीं सकते थे। ठीक है, अभी क्या है, ब्रिटिश ने उनके लाइफ को बिल्कुल मिजरेबल बना दिया था। कभी कभी उनसे फोर्सफुली वर्क भी लिया करते थे, कंस्ट्रक्शन वर्क में, बिना उनको कुछ पेमेंट किए उनसे जबरदस्ती काम भी करवाया करते थे। तो इस तरह से जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी ना, ट्राइबल्स के लिए काफ़ी हार्श थी और इनकी लाइफ को काफ़ी अफेक्ट कर रही थी। तो ट्राइबल्स भी इनके अगेंस्ट हो जाते हैं और कई मूवमेंट करते हैं, जिसमें से एक मूवमेंट के बारे में जो आपकी बुक में बताया गया है वो है क्या है, गोदाम हिल्स में, आंध्र प्रदेश में गोदाम हिल्स में इनका एक मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसमें एक स्मॉल ग्रुप, ठीक है, ये आर्मी तो नहीं होती है मगर एक गोरिल्ला टैक्टिक्स के थ्रू वो ब्रिटिश पे अटैक किया करती है और इसके हेड होते हैं एलूरी सीताराम राजू। तो ये जो एलूरी सीताराम राजू होते हैं ना, इनको ये लोग भगवान का अवतार माना करते थे। उनको ये लगता था कि ये जो प्रिडिक्शन करते हैं वो सच होता है, ये कई रोगों का इलाज कर सकते हैं लोगों का, और ये तो इतने पावरफुल हैं कि मतलब इन पे गोली भी चला दो तो ये बच जाते हैं। तो इस तरह से उनकी छवि थी लोगों के अंदर, तो इनको बहुत ज़्यादा मानते थे ये लोग, एलूरी सीताराम राजू को। तो जो एलूरी सीताराम राजू थे ना,
वो गांधी जी से काफी इंस्पायर्ड थे। तो गांधी जी जैसे कहते थे कि खादी पहनो और शराब मत पियो, अल्कोहल मत लो, तो इस बात से वो काफी प्रभावित थे और लोगों में ये आइडिया, गांधी जी का आइडिया कि खादी पहनना चाहिए और शराब नहीं पीना चाहिए, ये आइडिया वो ट्राइबल्स के लोगों में फैलाने लगते हैं। मगर दूसरी तरफ वो गांधी जी के नॉन वायलेंस वाले विचार से वो रेडी नहीं थे। उनको लगता था कि नहीं नहीं, ऐसे अहिंसा से तो नहीं छोड़ने वाले गांधी जी, अहिंसा से तो नहीं छोड़ने वाले ब्रिटिश लोग इंडिया को। तो गांधी जी के अहिंसा वाले आइडिया से वो एग्री नहीं करते थे। उनका कहना था कि हिंसा जरूरी है इन ब्रिटिश को डर दिखाने के लिए कि इंडियंस भी अटैक कर सकते हैं, और वो मतलब कि फिजिकली अटैक करने में बिलीव करते थे। तो इसीलिए वो गोरिल्ला टैक्टिस के थ्रू ना काफी अटैक किया करते थे। गोरिल्ला टैक्टिस क्या होता है? गोरिल्ला टैक्टिस होता है कि जैसे कि कुछ अचानक से आ गए और उन लोगों पे अटैक कर दिया और अटैक करके भाग गए। तो इस टैक्टिस से वो ब्रिटिश ऑफिसर्स पे और काफी गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे, ऑफिसर्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि इनको भी फ्रीडम मिल सके ब्रिटिश से। ठीक है, मगर फाइनली एलुरी सीताराम राजू को 1924 में पकड़ के मार दिया जाता है, और जब मर भी जाते हैं ना तो ये एक बहुत बड़े हीरो बन जाते हैं ट्राइबल्स के लिए, और कई ट्राइबल्स रिवोल्ट इसके बाद और होते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो इस तरह से ट्राइबल पार्टिसिपेट करते हैं आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्लांटेशन वर्कर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो प्लांटेशन वर्कर क्या होते हैं? वो प्लांटेशन जो एरिया होता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें कमर्शियल क्रॉप ग्रो किया जाता है, उस एरिया में काम करने वाले वर्कर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, वो हम देखेंगे। तो देखो, जो प्लांटेशन वर्कर होता है ना, उनके लिए फ्रीडम कुछ अलग ही मायने रखता था। तो उनके लिए फ्रीडम क्या था कि हम फ्रीली अपने काम के एरिया में यानी प्लांटेशन फील्ड में आ सके और फ्रीली अपने घर जा सके। तो जिस गांव से पकड़ के इनको लाया जाता था और प्लांटेशन फील्ड में रखा जाता था, उस गांव में हम फ्रीली जा सके और अपने प्लांटेशन फील्ड में आ सके और अपने गांव में जा सके, यही हमारे लिए फ्रीडम है उनके नज़र में। तो ये उनके लिए इसी को मिलना ही फ्रीडम, इनके मिलना ही फ्रीडम था उनके लिए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता था, जब इनको लाया जाता था ना, तो उनसे एक इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट साइन करवाया जाता था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता था कि आप प्लांटेशन फील्ड को छोड़ ही नहीं सकते, अगर आपको छोड़ना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, और परमिशन एक्चुअली जनरली दिया नहीं जाता था। तो इस तरह से इनको मजबूर किया जाता था कि वो प्लांटेशन फील्ड में ही रहे और प्लांटेशन फील्ड में ही काम करे। तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये लोग सब प्लांटेशन फील्ड में अपना वर्क छोड़ देते हैं और अपने अपने गांव जाने लगते हैं। तो गांधी जी पे इनको इतना विश्वास था कि उनको लगता है कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, गांधी राज आ जाएगा, सबको अपने अपने विलेज में लैंड मिल जाएगा, और फिर आप अपने अपने विलेज में रह करके कल्टीवेशन कर सकेंगे और अपनी फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। तो इस तरह से वो भाग जाते हैं प्लांटेशन फील्ड से। हालांकि उनको पकड़ के फिर काफ़ी कई लोगों को पे मारा वारा भी जाता है, उन पे ब्रिटिश अटैक भी करती है, मगर फिर भी वो इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, तो जो फाइनली क्या होता है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कई सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट करता है, मगर फाइनली आपका चौरी चौरा जो कि एक यूपी गोरखपुर का एक प्लेस है, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है जिसके कारण ये मूवमेंट खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होता है, मगर फिर पुलिस और पब्लिक के बीच में क्लैश हो जाती है जिसमें काफ़ी पुलिसमैन मारे जाते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है, वायलेंस स्प्रेड होने लगता है कंट्री में, और ये वायलेंस के अगेंस्ट गांधी जी बिल्कुल अहिंसा के पुजारी थे। तो जैसे फिर से वायलेंस स्प्रेड होता है, गांधी जी तुरंत इस मूवमेंट को भी बंद कर देते हैं। तो ये मूवमेंट आपका चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण बंद हो जाता है। ठीक है, तो जब ये मूवमेंट बंद हो जाता है तो फिर अब कांग्रेस लीडर क्या करते हैं, तो कुछ कांग्रेस लीडर को क्या लगता है कि चलो अब प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए, काउंसिल में बैठा जाए और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया जाए और उसमें पार्टिसिपेट करके रिफॉर्म लाया जाए। ठीक है, तो ये इनका बिलीव था कि हम साथ में जब मिल करके काउंसिल इलेक्शन लड़ेंगे और काउंसिल में बैठेंगे तो उसके थ्रू हम थोड़ा बैठ करके अपोज कर सकते हैं ब्रिटिश के पॉलिसी के खिलाफ और कुछ रिफॉर्म ला सकते हैं कंट्री में। तो इसीलिए मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये लोग काउंसिल इलेक्शन के सपोर्ट करने लगते हैं और अपना स्वराज पार्टी बनाते हैं और काउंसिल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का प्लानिंग करने लगते हैं।
दूसरी तरफ जो यंग लीडर्स होते हैं ना, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग चाहते हैं कि कुछ मास एजिटेशन, मास मूवमेंट दोबारा से किया जाए ताकि हमें इंडिपेंडेंस मिल सके। तो डिफरेंट आइडियाज के साथ कांग्रेस अपना आगे बढ़ने लगते हैं। तो उस समय की जो पॉलिटिक्स होती है ना, तो वो दो बातों से इफेक्ट होती है, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से और एक इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से मैंने बताया था कि कैसे आपका ऑटोमन एम्पायर हार जाता है, तो खलीफा को बचाने के लिए खिलाफत मूवमेंट होता है। खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करता है। अब वैसे ही ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी हमारे पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि क्या होता है उस समय, क्या होता है इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण क्या होता है, जो एग्रीकल्चर क्रॉप का प्राइस बिल्कुल कम हो जाता है। फिर एग्रीकल्चर गुड्स का डिमांड बिल्कुल कोलैप्स होने लगता है 1930 तक आते आते, और फार्मर को इतनी मुश्किल होने लगती है कि वो अपने हार्वेस्ट क्रॉप को बेचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, रेवेन्यू को पे करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तभी क्या होता है, साइमन कमीशन आने का समय आ जाता है। साइमन कमीशन आती है हमारे कंट्री में। तो साइमन कमीशन क्या होती है, ये कमीशन अपॉइंट की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके हेड होते हैं सर जॉन साइमन, इसीलिए इसको कहा जाता है साइमन कमीशन। तो ये कमीशन क्यों आई हुई है, ये कमीशन ये देखने आई हुई है कि क्या हमारे इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की जरूरी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना जरूरी है, क्या कुछ चेंजेस पॉलिटिकली लाना जरूरी है आपकी इंडिया में कि नहीं लाना जरूरी है, इसको देखने के लिए ये कमीशन आई हुई रहती है। तो ये कमीशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इस कमीशन में जो सारे मेंबर्स होते हैं ना, वो ब्रिटेन के होते हैं, ब्रिटिश वाले लोग इसके मेंबर्स होते हैं। किसी भी इंडियन को इस कमीशन में मेंबरशिप नहीं दी जाती, तो इसीलिए इसको बायकॉट किया जाता है इंडिया में, क्योंकि जब कोई इंडियन मेंबर ही नहीं है तो इंडिया के जो कंडीशन को वो कैसे समझ सकते हैं। जो ब्रिटेन लोग के जो मेंबर्स हैं वो इंडिया में रहते नहीं है, तो इंडिया के कंडीशन को कैसे समझ सकते हैं। तो इसीलिए इस कमीशन को पूरी तरह से बायकॉट किया जाने लगता है पूरे कंट्री में, और जहां जहां भी साइमन कमीशन जाती थी ना, उसको साइमन गो बैक करके उनको बायकॉट किया जाता था। तो सारी पार्टीज जो इंडिया की थी वो सब साइमन कमीशन के अगेंस्ट हो जाती है। पूरा एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है इंडिया में साइमन कमीशन के अगेंस्ट में। तो जब वाइसरॉय जो थे उस समय इंडिया के इरविन, तो वो जब देखते हैं कि इस तरह से बिल्कुल इंडियंस अगेंस्ट हो गई हैं साइमन कमीशन के, तो वो प्रॉमिस करते हैं इंडियंस को कि देखो मैं तुम लोगों को डोमिनेंट स्टेटस दे दूंगा, पर कब दूंगा ये कुछ डेट ठीक से नहीं बताते। ठीक है, कौन से डेट में देंगे ऐसा कुछ नहीं बताते, बस दे दिया जाएगा इंडिया को किसी समय में डोमिनेंट स्टेटस, और हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया जाए। तो इस तरह की प्रॉमिस करते हैं, मगर कोई फिक्स डेट नहीं बताते कि कब ये सब होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो इंडियंस होते हैं वो इससे एक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं होते, और जो अनसेटिस्फाइड जो कांग्रेसमैन होते हैं वो लोग एट लास्ट लाहौर में एक सेशन करते हैं, और उसमें वो डिसाइड करते हैं कि अब हम ब्रिटिश से पूरी तरह से फुल इंडिपेंडेंस लेकर ही मानेंगे, पूर्ण स्वराज लेंगे, तभी हम इनको छोड़ेंगे, क्योंकि मतलब कि इनको अब पूरी तरह से भारत को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले क्या था, पहले कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटिश के साथ मिल करके एडमिनिस्ट्रेशन करे और भारत को सुधारे, मगर अब वो क्या बिल्कुल मूड में आ गई थी कि अपने लाहौर सेशन में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, अब ब्रिटिश को बिल्कुल जाना पड़ेगा। और 1930 का एक डेट डिसाइड किया जाता है कि इस दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। 26 जनवरी को डिसाइड किया जाता है कि 1930 26 जनवरी को डिसाइड किया जाता है कि हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे, और सब लोग प्लेस करते हैं कि हम जब तक फुल इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा हम लोग शांत नहीं रहेंगे। पर इस मूवमेंट को ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता है। बाद में इसी 26 जनवरी को फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, और फिर अब जो हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं एक्चुअली, जो क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, वो एक्चुअली इसी डे को रिस्पेक्ट करते हुए 26 जनवरी को लागू किया गया। ठीक है, तो इस समय ये बिल्कुल प्लेस करते हैं कि इंडिपेंडेंस डे बनाया जाएगा, और सेलिब्रेट भी करते हैं, पर इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। तो गांधी जी को लगता है कि ठीक है, ये मूवमेंट इतना अभी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, शायद ये मूवमेंट के इशू को सारे इंडियंस समझ नहीं पाए, तो मुझे एक ऐसा इशू उठाना पड़ेगा जो कि एवरीडे का इशू हो, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी से कोई इशू उठाना पड़ेगा,
और उस इशू पर एक मूवमेंट करना पड़ेगा ताकि पूरे इंडियंस पार्टिसिपेट कर सके और ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो सके। तो ये गांधी जी डिसाइड करते हैं और इसके बाद वो क्या मूवमेंट करते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एमपी सोशल व्यू। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।